देखिए आईपीसी में आपका ये प्राइवेट डिफेंस आपका कल खत्म हो गया था। तो आज जो आपका चैप्टर चलेगा, बैठिए हूँ ये आईपीसी में अभी लेक्चर चलेगा, सीआरपीसी लिखवाई जाएगी, उसके बाद दो तीन दिन बाद फिर आईपीसी लिखवाई जाएगी। एक लेक्चर चलता रहे और एक लिखवाया जाए, बैलेंस बना रहे। देखिए आईपीसी में जो अब अध्याय शुरू करना है आपका, चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है एबेटमेंट के बारे में, यानी कि दुष्प्रेरण के बारे में। भाई प्री के लिए लिखते रहे ताकि नए चैप्टर से लिखवाता भी रह जाए। हेडिंग डाल लीजिए, तो भाई कॉपी निकाल लीजिए और लिखते भी रहिए यहीं से, क्योंकि छूट जा रहा है तो बहुत समस्या हो रही है बाद में लिखवाने में। हेडिंग डालिए भाई, आप एबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण के विषय में आईपीसी का अध्याय 5, अध्याय भी लिख लीजिएगा, आईपीसी का अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में, यानी कि आप एबेटमेंट सेक्शन लिखिए 107 से लेकर 120, यानी कि आपका धारा 107 से लेकर 120, धारा 107 से लेकर 120। एक क्वेश्चन आजकल आपका प्री में बन रहा है, वह आपका जो बन रहा है अध्याय वाइज भी कभी काल पूछ ले रहा है, और चैप्टर वाइज ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रावधान किस चैप्टर में है और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक में है, ये भी आजकल एक पूछ ले रहा है। तो आपका दुष्प्रेरण या एबेटमेंट के बारे में हमें जानना है। देखिए आपका दुष्प्रेरण पढ़ने से पहले जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है वह आपका है कंसेप्ट आपका इंसिएंट ऑफेंस या अपूर्ण अपराध या अपरिपक्व अपराध या प्रारंभिक अपराध। हेडिंग डाल लीजिए, तो पहले तो ये जान लिखिए भाई, आपका अपूर्ण अपूर्ण या अपरिपक्व, आबली काबली करके लिखिएगा, सब एक ही मतलब है सबका, चार पांच शब्द लिखवा जाएगा। अपूर्ण या अपरिपक्व या आरंभिक आरंभिक या प्रारंभिक अपराध। आपका इंग्लिश में कहा जाता है इंसिएंट ऑफेंस। पहले इसके बारे में जानिए। ये जो क्वेश्चन आपका है पिछली बार झारखंड में पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इंसिएंट ऑफेंस है। मैंने हिंदी नहीं, पीछे बैठे हैं तो जगह आपका हिंदी में दिया ही नहीं था, आपका इंसिएंट ऑफेंस करके दिया था। तो भाई चाहे हिंदी में दे या इंग्लिश वर्जन दे, और अपूर्ण या अपरिपक्व या जो अपराध पका न हो, अब उसके बारे में जानिए। देखिए कॉन्सेप्ट पहले बनाइए। जनरल रूल ये है, सामान्य नियम ये है कि ऑफेंस के लिए या अपराध के लिए दो बातें आवश्यक है। ये भी झारखंड एपीओ में क्वेश्चन आया था कि अपराध के लिए क्या आवश्यक तत्व है। तो पहला आपका जो आवश्यक तत्व है वह एक्टस रिया, एक्टस रिया मतलब आपराधिक कार्य, पहला है आपराधिक कार्य, और दूसरा तत्व है मेंस, आपका एक मने मेंस रिया यानी कि दुराशय।
यानी कि किसी भी कार्य को हम अपराध तभी कहेंगे जब एक रस रिया हो और उसके साथ आपका मेंस रिया हो। ये दो अपराध के तत्व हैं, एसेंशियल है। इसमें आपको ये जानना है कि लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी कानून उन कार्यों को दंडित करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक कार्य कंप्लीट नहीं हुए, पूर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी कानून उन कार्यों को दंडित करता है। तो सामान्य नियम यह है कि भाई किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दंडित किया जाए जब वह कोई आपराधिक कार्य किया हो और उसके मन में उस कार्य को करने का आशय हो, इरादा हो। लेकिन कभी काल ये होता है कि वह कार्य तो कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी कि किसी कारण से कार्य करने में असफल हो गया, फिर भी कानून उसे दंडित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अगर कार्य पूर्ण हो जाता तो परिपक्व अपराध कहते, और कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो उसे अपरिपक्व अपराध कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जहां की कार्य की पूर्णता नहीं हुई है, फिर भी उन्हें अपराध माना गया है। तो वहीं प्री में आपका ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो तीन अपराध ऐसे हैं, मैंने तीन अपराध ऐसे हैं जिनमें कि कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी व्यक्ति दंड का भागी होता है। और तीनों अपराध याद रखिएगा। पहला अपराध आपका है दुष्प्रेरण, एबेटमेंट के बारे में है। दूसरा क्रिमिनल अटेम्प्ट, यानी कि आपराधिक प्रयत्न, दूसरा आपराधिक प्रयत्न है। और जो तीसरा अपराध है वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि आपराधिक साजिश। अब तीनों का एक एक उदाहरण देखना है शुरुआती दौर में, जहाँ की हम ये दिखाएंगे कि कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी व्यक्ति दंड का भागी होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने अपराध करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए था उठाया, लेकिन किसी कारण से वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। तो ऐसी दशा में इन अपराधों को इंसिडेंट ऑफेंस कहते हैं, अपूर्ण अपराध कहते हैं, और व्यक्ति दंडित भी किया जाता है। ये तीन अपराध हैं और तीनों का एक एक हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। जहाँ की कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी व्यक्ति क्या होगा, दंडित। तब मॉडल बनाया जाएगा। दुष्प्रेरण आइए। ए बी को उकसाता है कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो। यानी कि ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, और बी हत्या करने से इनकार कर दिया। तो आप लोग खुद बताइए, क्या कार्य पूर्ण हो गया कि अधूरा रहा? अधूरा रहा। फिर भी ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए, यानी कि आपका एबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए दंड का भागी होगा। तो इसी को अपूर्ण अपराध कहेंगे, अपरिपक्व अपराध कहेंगे, क्योंकि कार्य पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी व्यक्ति दंड का क्या हो रहा है, भागी। दूसरा आपका क्रिमिनल अटेम्प्ट देखना है। यानी कि ए ने, इसी उदाहरण पर चला जाए, ए ने बी को जान से मारने के इरादे से गोली चलाई और गोली बी के बगल से निकल गई। तो यहाँ भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। तो भले कार्य कंप्लीट न हुआ हो, ये हत्या के प्रयास के लिए दंड का भागी होगा, भले गोली कहाँ से निकल गई हो, बगल से। और तीसरा आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से भी क्वेश्चन बनता है, साजिश रची गई। यानी कि ए और बी ने साजिश रची
कि चलो सी की हत्या कर देंगे या किसी अन्य से करवा देंगे, और हत्या अभी की नहीं गई, और हत्या की नहीं गई तब तक ए और बी की साजिश का खुलासा हो गया, तो भले कार्य कुछ न किया गया हो, मात्र कॉन्स्पिरेंसी या षड्यंत्र या साजिश ही ए बी ने रची हो, तब भी ए और बी आपका दंड के कानूनन भागी होंगे, केवल साजिश रचने के लिए। तो यहाँ भी आपने देखा कि कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, फिर भी व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए दंड का भागी होता है। एक लाइन याद रखिए, इन्हीं अपराधों को अपरिपक्व अपराध या अपूर्ण अपराध कहा जाता है। अब मॉडल देखिए, कैसे मॉडल भाई आपका झारखंड इत्यादि राज्यों में बना है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध अपरिपक्व अपराध माना जाता है या इंसिएंट ऑफेंस माना जाता है? उसमें आपका 3 ऑप्शन देगा: दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र और उपर्युक्त सभी। तो अगर ये मॉडल आए तो आपको उपर्युक्त सभी मारना है। दूसरा जो मॉडल घुमावदार देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अपरिपक्व अपराध नहीं है, इंसिएंट ऑफेंस नहीं है, तो उसमें आपका देगा, मैंने 4 ऑप्शन देगा। जैसे दे दिया अपहरण, फिर आपका दे दिया प्रयत्न, फिर आपका दे दिया दुष्प्रेरण, फिर षड्यंत्र दे दिया। तो इसमें खोजना पड़ेगा कि इन 3 से बाहर जो भी चला जाएगा वह अपूर्ण अपराध नहीं होगा। तो कौन इससे बाहर गया है, अपहरण या एबडक्शन? जो अगला मॉडल आपका बनता है, लास्ट मॉडल, कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध अपूर्ण अपराध है, उसमें दे देगा किडनैपिंग यानी कि अपहरण, यानी आपका किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण, फिर दे देगा एबडक्शन यानी कि अपहरण, हत्या और हत्या का प्रयास करना। तो बताइए कौन अपूर्ण अपराध इसमें है? तो आपका जवाब रहेगा हत्या का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि 3 जो अपराध होंगे वह इंसिएंट होंगे, कार्य भले पूर्ण न हो, व्यक्ति दंड का क्या होगा, भाग। तो जो चैप्टर हम एबेटमेंट के बारे में शुरू करेंगे, पहला लाइन ये जाना है कि ये जो अपराध होगा ये अपूर्ण अपराध है, यानी कि भले दुष्प्रेरित कार्य न किया गया हो, व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी। उसको लिखिए भाई, लिखते रहे तब आगे बढ़ता रह जाए। लिखिए, ऐसे निम्नलिखित 3 अपराध हैं। ऐसे निम्नलिखित, ऐसे मतलब वही अपूर्ण अपराध। ऐसे निम्नलिखित 3 अपराध हैं। लिखिए दुष्प्रेरण, फर्स्ट लिखिए दुष्प्रेरण। सेकंड में लिखिए क्रिमिनल अटेम्प्ट यानी कि आपराधिक प्रयत्न। और तीसरा आपराधिक षड्यंत्र। ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ने झारखंड में बनाया था नया क्वेश्चन, हो सकता है कि यूपी में भी आपका रिपीट करे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बेयर एक्ट, अब कई लोग कहते हैं कि बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट में कहाँ है दिखाइए। तो बेयर एक्ट से थोड़ा केवल काम चल जाएगा कि बेयर एक्ट रट्टा मार दिए, तो पोथी पतरा भी काम नहीं करता। ये जो दिमाग में बैठा रहेगा वही काम करता है भाई। तो फिर आप आगे बढ़ा जाए। अब दुष्प्रेरण के बारे में एक एक करके चला जा भाई। देखिए जहाँ तक दुष्प्रेरण की बात है, अब अगला क्वेश्चन हमें एक एक क्वेश्चन को उठाना है। हो सकता है आज सेक्शन पर आ ही ना पाए आदमी, क्योंकि इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें समाहित हैं कि एक एक कंसेप्ट बनाने में ही
समय लग जाता है। हो सकता है सेक्शन शुरू न हो, ये भी आपका चांस है आज 1 घंटे में, क्योंकि जब तक सभी कंसेप्ट इसके बता नहीं दिए जाएंगे तब तक सेक्शन शुरू नहीं होगा। तो अगला आपका कंसेप्ट चला जाए। अगला कंसेप्ट ये है कि क्या एबेटमेंट के बारे में, दुष्प्रेरण के बारे में अध्याय 5 पूर्ण प्रावधान करता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी में जितने भी एबेटमेंट या दुष्प्रेरण के मामले हैं, क्या इस अध्याय में दे दिए गए हैं कि इस अध्याय से बाहर भी कुछ मामले हैं, ये आपको देखना है। तो कॉन्सेप्ट बना लीजिए, यह अध्याय दुष्प्रेरण के बारे में पूर्ण प्रावधान नहीं करता। अभी हम लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए भाई। अध्याय 5 दुष्प्रेरण के बारे में पूर्ण प्रावधान नहीं करता। आईपीसी में अन्य सेक्शन भी हैं जहां की दुष्प्रेरण को अलग से दंडनीय बनाया गया है, तो उन सेक्शनों पर भी गौर करना है कि एबेटमेंट को आखिर अन्य सेक्शनों में कहाँ दंडनीय बनाया गया है। लिखिए इसको भाई, एरो बनाकर लिखते रहिए। अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में पूर्ण प्रावधान नहीं करता। लिखिए, अध्याय 5 दुष्प्रेरण के बारे में कंप्लीट या पूर्ण प्रावधान नहीं करता, या ये भी कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरह दुष्प्रेरण को समाहित नहीं किया गया है। पूर्ण प्रावधान नहीं करता। आईपीसी में आईपीसी में अन्य जगहों पर भी दुष्प्रेरण को अलग से दंडनीय बनाया गया है। अन्य जगहों पर भी दुष्प्रेरण को अलग से दंडनीय बनाया गया है, जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है। अब जहां जहां एबेटमेंट को आपका अलग सेक्शन में पनिशमेंट के लिए प्रावधान है, उन सेक्शनों को एक जगह अब एकत्र किया जाता है। और अगर मामला उन सेक्शनों में आ जाता है तो अध्याय 5 वहां अप्लाई नहीं होगा, अध्याय 5 काम नहीं करेगा, याद रखिए। तो एक एक धारा लिखिए भाई। पहला लिखे सेक्शन 131, धारा लिखे कहाँ कहाँ दंडनीय है। पहला लिखे 131 आईपीसी का सेक्शन 131। लिखिए, विद्रोह का दुष्प्रेरण सैनिकों के मामले में है। विद्रोह का दुष्प्रेरण 131, यानी कि मान लीजिए कि आपका सैनिक हैं और उनको एबेट करिए, दुष्प्रेरित करिए कि वह भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें, तो जो व्यक्ति ऐसे सैनिकों को दुष्प्रेरित करता है उसके लिए अलग से प्रावधान है 131 में, और ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। अगला लिखे 132, सेक्शन बढ़ाते रहे आगे। धारा 132 लिखे, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि विद्रोह हो जाए, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि विद्रोह हो जाए, ये सेक्शन लिखवाया जा रहा है 132। यहाँ भी एबेटमेंट अलग से दंडनीय है, और यहाँ तक कि 132 में जो अधिकतम सजा है वह डेथ सेंटेंस है, यानी कि मृत्यु दंड है। एक उदाहरण देखते रहे।
ये एक व्यक्ति हैं जो भारत के सैनिकों को दुष्प्रेरित कर रहा है कि तुम भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो, और अगर इस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप भारत के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो ऐसे दुष्प्रेरित व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, जैसे मंगल पांडे ने किया था। तो उकसा दिया सैनिकों को, सैनिक होते हुए ही, कि आप माने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दीजिए, विद्रोह। तो बहुत कड़ा नियम है। और कितनी सजा? अधिकतम मृत्युदंड। ये भी याद रखिए। अगला लिखिए 133, अगली धारा लिखिए 133 लिखिए, सैनिकों को अपने ऑफिसर पर, 133 चल रहा है आईपीसी, सैनिकों को अपने ऑफिसर पर हमला करने का दुष्प्रेरण, सैनिकों को अपने ऑफिसर पर एसाल्ट या हमला करने का दुष्प्रेरण। एक एक लाइन समझते भी रहे हर एक धारा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक व्यक्ति है, सैनिकों को उकसा रहा है कि जाओ तुम अपने अफसर पर हमला कर दो, यानी कि गोली चला दो या बट से मार कर उसका क्या करो, सिर फोड़ दो। ये तुम्हारा अफसर सन की है, कोई भी आदेश दे देता है तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति दंड का भागी होगा दुष्प्रेरण के लिए। अगला सेक्शन लिखिए 134, सेक्शन 134, हेडिंग डालिए, यदि ऐसे दुष्प्रेरण के कारण, यदि ऐसे दुष्प्रेरण के कारण हमला हो जाता है, यदि ऐसे दुष्प्रेरण के कारण हमला हो जाता है। अगला सेक्शन लिखिए 135, अगला सेक्शन लिखिए 135, सैनिकों को अभित्यजन का दुष्प्रेरण। 135 सेक्शन सैनिकों का, सैनिकों को लिखिएगा भाई, सैनिकों को अभित्यजन, अभित्यजन मतलब कि वैभियर, त्याग देना, यानी कि छोड़ देना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी सैनिक को उकसा रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है, कहिए कि तुम सेना की नौकरी छोड़ दो, छोड़ दो। तो ये हम कहें किस मामले में वह किस सेक्शन के तहत दंडनीय होगा? तो ऐसी दशा में ऐसा एबेट करने वाला सेक्शन आईपीसी के 135 में अनिश होगा। अगला लिखिए 138, सेना द्वारा, सेना द्वारा उपेक्षा बरत कर, उपेक्षा बरतते हुए, सेना द्वारा उपेक्षा बरतते हुए कार्य करने का दुष्प्रेरण, कार्य करने का दुष्प्रेरण। ने कोई व्यक्ति सेना को उकसा रहा है, यानी कि एबेट कर रहा है कि तुम अपना जो कर्तव्य है वह अच्छे से न निभाओ, अनमने ढंग से निभाओ, यानी कि मनमाने ढंग से निभाओ, अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से न निभाओ, ये भी दंडनीय है। अगला लिखिए सेक्शन 305, दो सेक्शन और बचे अलग से दुष्प्रेरण में। अगला सेक्शन लिखे 305, ये भी काफी प्रसिद्ध धारा है। अब इसमें देखिए क्या है, यानी कि सेक्शन 305, 305 भी काफी प्रसिद्ध धारा है। इसमें क्या है कि अगर कोई शिशु है, पहले समझ लीजिए, जो 18 वर्ष से कम का है,
या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, चित्त विकृत व्यक्ति हैं, यानी कि आईपीसी की धारा वाला है 84 वाला, अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत। या कोई आपका मत व्यक्ति है, मत यानी कि नशे वाला है, यानी कि आईपीसी की धारा 85 और 86, यानी कि इसको लगातार बताया जाता है 2 बूंद वाला, यानी कि 2 बूंद लिया है और पूरी तरह क्या है, नशे में है। तो फिर एक बार देखिए, आपका कहावत कही जाती है कि ये 2 बूंद वाला क्या पीएम बनेगा, क्या सीएम बनेगा। तब इस कहावत को भूल जाइएगा। पंजाब इसका उदाहरण है कि जहां 2 बूंद लेने वाला सीएम बन गया। तो भाई आपका पीएम भी बन सकता है 2 बूंद लेने वाला, कोई गारंटी नहीं है। तो भाई लोगों ने ही चुना है, तो आपका यानी कि आप उनके कभी कहा देखिएगा, आपका भगवत मान को की बोली और उनका हाव भाव अब तो भाई मीडिया के सामने आते हैं। यहाँ तक कि संसद में भी 2 बूंद लेकर क्या हुए थे, प्रवेश, और उल्टा सीधा लगे बकने। तो फिर एक बार अब आगे बढ़िए, ये सेक्शन 305 चल रहा है। अगर कोई शिशु 18 वर्ष से कम है और उसको एबेट किया जा रहा है, दुष्प्रेरित किया जा रहा है कि तुम सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, यानी कि आपका एक 16 वर्षीय पप्पू था, हाई स्कूल में फेल हो गया और एक व्यक्ति ने उकसाया कि अब फेल हो गए हो, जाकर नैनी पुल से कूदकर क्यों नहीं मर जाते। और ये पप्पू जाकर नैनी पुल से कूदकर मर गया। तो ऐसी दशा में जो दुष्प्रेरित किया है वह किस सेक्शन के तहत दंड का भागी होगा? आईपीसी की धारा 305। और बहुत कड़ा नियम है, अधिकतम सजा मृत्यु दंड है। यानी कि ऐसा दुष्प्रेरित करने वाले कितने दंड से अधिकतम दंडित किया जा सकेगा? फांसी की सजा। दूसरा किसको उकसाइए कि जाकर आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, तो आपका अनसाउंड माइंड को, तो ऐसी दशा में भी 305। तीसरा किसको एबेट करिए, यानी कि आपका कोई मत व्यक्ति को, नशे वाले व्यक्ति को कि के लिए क्या करिए, दुष्प्रेरित, सुसाइड के लिए, तो ऐसी दशा में 305 लागू होती है। और आपका कह सकते हैं अध्याय 5 न लागू होकर कौन सा सेक्शन लागू होता है? 305। एक और समझ लीजिए तब लिखवा जाए। इसी के आगे आपका 306 सेक्शन भी जानना है। आपका वयस्क को 306 में वयस्क को एबेट करिए, दुष्प्रेरित करिए कि वह आत्महत्या कर ले, तो ऐसी दशा में मामला 306 में नहीं, 305 में नहीं, 306 में जाएगा। और दंड की मात्रा कम है, अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास की सजा है। यानी कि देखिए कितना अंतर आ गया। 18 से ऊपर को दुष्प्रेरित करिए कि जाकर नैनी पुल से कूद कर क्या हो जाओ, मर जाओ, तो 10 साल आपकी सजा अधिकतम मिलेगी। और वहीं 18 से कम है तो अधिकतम सजा में अंतर आ जाता है, कितना? मृत्युदंड। तो आपका आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना 2 धाराओं में है, कौन कौन? 305, 306। 305 में क्या है, 306 में क्या है, ये रट कर जाइए। और 305 में अधिकतम सजा डेथ सेंटेंस है। लिखिए इसको एक एक लाइन भाई। 305 पहले लिखिए। शिशु शिशु या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, शिशु या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या चित्त विकृत व्यक्ति, अनसाउंड माइंड, या चित्त विकृत व्यक्ति या मत
मत व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना। मत व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना। लिखिए, अगला लिखिए धारा भाई 306, अगला सेक्शन लिखिए 306। 18 वर्ष, धारा चेंज कर लीजिए 306। 18 वर्ष या उसके ऊपर की आयु के व्यक्ति को 18 वर्ष या उसके ऊपर के आयु के व्यक्ति को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करना। आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करना। एक धारा और है, लिखिए 121। अभी एक बचा है, अगला सेक्शन लिखिए सेक्शन 121। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का दुष्प्रेरण करना। सेक्शन 121। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध का दुष्प्रेरण करना। यानी कि ये जितने सेक्शन आपको बताए गए, यहाँ एबेटमेंट को अलग से आपका दंडनीय बनाया गया है। अब आइए दुष्प्रेरण का मतलब जाना जाए और कितने प्रकार से दुष्प्रेरण हो सकता है। तो देखिए दुष्प्रेरण का मतलब भाई, और आपका प्रकार प्रकार याद रखिएगा 107 में आपका 3 प्रकार दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और कम से कम ये मिलाने के लिए आता है प्री में, आपका तीनों क्रम से याद करना पड़ेगा। तो पहले दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ देखिए। तो एबेटमेंट का शाब्दिक अर्थ ही होता है या शाब्दिक मतलब होता है किसी को उकसाना। यानी कि एबेटमेंट का जो शाब्दिक अर्थ है किसी को उकसाना। उकसाना माने प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना माने बढ़ावा देना। बढ़ावा देना मतलब उत्प्रेरित करना। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि तुम यह अपराध करो, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है। यानी कि आसान भाषा में ब्रेन वॉश करना। लेकिन ब्रेन वॉश करना अच्छे कार्य के लिए नहीं, कैसे कार्य के लिए? गलत कार्य के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध कारित करने के लिए ब्रेन वॉश करता है, तो हम कहते हैं कि वह उस व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है। लेकिन दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ हुआ उकसाना। यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए क्या किया जाता है? उकसाया जाता है। लेकिन विधिक भावाबोध के अंतर्गत यानी कि लीगल तौर पर हम देखें तो दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हो सकता है और तीनों प्रकार क्रम से याद रखिएगा। तो दुष्प्रेरण आपका कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। आपका 107 के फर्स्ट खंड में है कि किसी को उकसाकर, उकसा दीजिए किसी को, उकसाकर किया जा सकता है। दूसरा आपका क्लास पूछा गया, 2 बार रिपीट किया है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण आपका सीधे कहाँ निगमित है?
तो 107 के क्लास सेकंड में निगमित है, तो दूसरा क्या हो गया, षड्यंत्र। और तीसरा आपका शासय सहायता। शासय सहायता का मतलब कि आप इंटेंशन के साथ किसी अपराध को करने में हेल्प कर रहे हैं, या तो एक्ट द्वारा या ओमिशन द्वारा, यानी कि कार्य द्वारा या लोप द्वारा बताया जाएगा। यानी कि अगर ये पूछे कि विधिक भाव में दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से। अब आपका क्रम वाइज भी याद रखना है। फर्स्ट में क्या है, उकसाकर। सेकंड में क्या है, षड्यंत्र द्वारा। और थर्ड में आपका क्या है, तो आपका जवाब रहेगा शासय सहायता द्वारा। बताया जाएगा डिटेल में, अभी तो भाई भूमिका चल रही है। अगला, इसको कहाँ तक लिखा गया है? देखिए तो आपका ये लिखवा गया है? नहीं लिखिए भाई, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहिए। दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ होता है उकसाना। उसी के आगे लिखिए, दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ होता है उकसाना। लेकिन विधिक रूप से दुष्प्रेरण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन विधिक रूप से दुष्प्रेरण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए उकसाकर। फर्स्ट में लिखिएगा उकसाकर। सेकंड में लिखिए षड्यंत्र द्वारा, ट्रांसपेरेंसी, षड्यंत्र द्वारा। और थर्ड में लिखिए शासय सहायता द्वारा, शासय सहायता द्वारा। क्रम से याद रखिएगा, इसको आगे बढ़ा जाए। अब अगला नियम आपको देखना है कि कोई व्यक्ति अपराध में कैसे शामिल हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, कोई व्यक्ति, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, कोई व्यक्ति अपराध में निम्नलिखित 4 प्रकार से, कोई व्यक्ति अपराध में निम्नलिखित 4 प्रकार से सम्मिलित हो सकता है। अब आइए फर्स्ट आपका लिखिए, जब वह व्यक्ति स्वयं कार्य करता है। फर्स्ट में लिखिए, जब वह व्यक्ति स्वयं कार्य करता है। एक उदाहरण भी देखते रहना है। इसका मतलब ये हुआ, लिख लीजिए तब भाई, ये एक व्यक्ति है और स्वयं भी पर गोली चलाता है, तो ये कहा जाएगा कि ए ने स्वयं कार्य किया है, स्वयं अपराध किया है। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये आया कि भले ही स्वयं अपने हाथों से अपराध न किया हो, लेकिन अपराध घटित होने में भाग लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अपराध किया तो नहीं, लेकिन अपराध करने में क्या लिया, हिस्सा लिया। इसका मतलब देखिए, ए, बी और सी 3 लोग डाक खाना लूटने जाते हैं, और ए और बी डाक खाने के अंदर जाते हैं। सी डाक खाने के बाहर खड़ा रहता है। आपका अंदर कर्मचारी विरोध करता है, तो इनमें से एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब ए ने हत्या किया। अब बी भी गया था साथ में, सी भी गया था। हत्या तो नहीं किए, लेकिन वह उस अपराध में क्या लिए हैं, हिस्सा।
तो आपका ऐसी दशा में ये भी दंड के भागी होंगे और इन्हीं के लिए आईपीसी की धारा 34 भी बनी है, जो आगे बताई जाएगी। बताने गया है आईपीसी की कौन सी धारा बनी है, 34। ये तीसरा देखिए, इसको लिखे दूसरा भाई साहब। जब कोई व्यक्ति, सेकंड में लिखते रहिए, जब कोई व्यक्ति अपराध किए जाने में भाग लेता है, जब कोई व्यक्ति अपराध किए जाने में भाग लेता है, थर्ड देखिए, थर्ड लिखिए, जब कोई व्यक्ति अपराध करने, थर्ड में लिखेगा, जब कोई व्यक्ति अपराध करने में सहायता देता है या प्रोत्साहित करता है, जब कोई अपराध करने में सहायता देता है या प्रोत्साहित करता है, इसी में कोष्ठ में आगे लिख लीजिए, ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरक कहा जाता है। यही दुष्प्रेरक आएगा। ऐसा व्यक्ति क्या कहा जाता है, एबेटर, यानी कि दुष्प्रेरक। मैंने प्रोत्साहित कर दिया या सहायता दे दिया, या चौथा लिखिए भाई, तीसरा खंड में दुष्प्रेरक आएगा, इसमें जो लिखवाया गया है। चौथा लिखिए, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति अपराध करने के पश्चात, जब कोई व्यक्ति अपराध करने के पश्चात अपराधी को संश्रय देता है, हार्बर देता है, हार्बर कहा जाता है इंग्लिश में। जब कोई व्यक्ति अपराध करने के पश्चात अपराधी को संश्रय देता है, इसका मतलब आश्रय देता है, हार्बर देता है। तो ये जो हार्बर देने वाले व्यक्ति हैं, भारत में एबेटर नहीं कहे जाते, दुष्प्रेरक नहीं कहे जाते, इनके लिए अलग प्रावधान है। अब संश्रय से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, चाहे एपीओ हो या जे हो। हार्बर का मतलब ये हुआ व्यवस्था करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर चुका है, उसके बाद आप जानते हुए कि यह अपराध किया है और उसके बावजूद भी आप उसको वाहन अपना दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं, आवास उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि आप उसको आश्रय दे रहे हैं, संश्रय दे रहे हैं। इसकी परिभाषा आपका 52A में परिभाषित किया गया है, यानी कि संश्रय या हार्बर कहाँ डिफाइन है आईपीसी में, 52A। दो मॉडल यहाँ बनता है, जो राजस्थान में मॉडल बना इस पर संश्रय में, कि संश्रय दंडनीय है, अपराध होने के पूर्व हार्बर देना, अपराध होने के बाद दोनों इनमें से कोई नहीं। ये आपका राजस्थान में क्वेश्चन बना तो दोनों मार्क कराइएगा। अपराध होने के पूर्व आश्रय देना, अपराध होने के बाद आश्रय देना, ये दोनों दंडनीय है। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए 10 लोग आए और उनका इरादा डकैती करना था। एक होटल में वह कमरा लेते हैं। अगर होटल वाले को ये नॉलेज है, ज्ञान है कि ये लोग डकैती करने आए हैं, फिर भी वह उनको रूम देता है, तो ये घटना या अपराध के पहले आश्रय दिया और अपराध करने के बाद लोग आ गए और फिर होटल वाला अपना रूम दिया,
तो अपराध करने के बाद दिया तो संशय कब दंडनीय है? अपराध के पूर्व देना या अपराध के बाद की दोनों दशाओं में? दोनों। ये पहली बार क्वेश्चन आपका राजस्थान में आया था। यूपी में बस ये आया कि कौन एक दूसरे को हार्बर या संश्रय देने के लिए दंडित नहीं होंगे। तो हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति अपराध करके आया, पत्नी यह जानते हुए कि ये पति अपराध किया है, पानी देती हैं, खाना देती हैं, आवास उपलब्ध कराती हैं, वाहन देती हैं, तो उसकी पत्नी इसके लिए दंडित नहीं होगी। और अगर पत्नी अपराध करके आई है फूलन देवी जैसे और पति आपका आश्रय देता है तो वह भी दंडनीय नहीं होगा। तो अब चाहे माता पिता आश्रय दे तो दंडित होंगे, साली आश्रय दे तब भी दंडित होगी, लेकिन घरवाली दे तो दंडित नहीं। एक लाइन में याद रखिए, साली दे तो दंडित, घरवाली दे तो दंडित नहीं। यही याद करके जाइएगा, इसी तर्ज पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पिछली बार क्वेश्चन बना था कि कौन संश्रय देने के लिए दंडित नहीं होगा, तो पति पत्नी एक दूसरे को आश्रय देने के लिए दंडित नहीं होंगे। तो आप अगला पॉइंट लिखिए भाई, अगला पॉइंट लिखिए। अभी सामान्य बातें समाप्त नहीं हो भाई, लिखिए। अब आइए पहले देखा जाए आपका मैंने कह सकते हैं कि कुछ बातें देखी जाए आपका इंग्लिश विद में और आपका भारतीय विद में। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, एमपी वाले ज़्यादा ऐसा बनाते हैं। आपका इंग्लैंड में अपराधियों को यानी कि ऑफेंडर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। उसी में से पूछा जाता है कि किस कैटेगरी में आएगा। इंग्लैंड में जो अपराधी हैं आपका माने ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, प्रथम श्रेणी का अपराधी, और एक कैटेगरी बात की गई है ऑफेंडर्स ऑफ सेकंड कैटेगरी, द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। यानी कि इंग्लैंड में जहाँ तक इंग्लैंड की विधि की बात है, इंग्लैंड में आपका अपराधियों को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी या प्रथम कोटि का अपराधी यानी कि प्रथम कोटि का अपराधी, और दूसरा कौन सी कोटि का अपराधी? द्वितीय कोटि का अपराधी। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि कौन प्रथम कोटि का अपराधी है और कौन द्वितीय कोटि का है, और जो दुष्प्रेरक होगा, एबेटर होगा, वह किस कोटि का अपराधी इंग्लैंड में माना जाएगा। वैसे भारत में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन भारत में हम बताएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ऑफेंडर आप फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट डिग्री या आप डिग्री कहिए या प्रथम कोटि का अपराधी वह माना जाता है जो स्वयं अपराध किया है। फिर एक बार याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपराध करता है वह प्रथम श्रेणी का अपराधी इंग्लैंड में माना गया है। या स्वयं तो नहीं करता लेकिन किसी इनोसेंस से अपराध कराता है। इनोसेंस मतलब आपका अबोध से। फिर एक बार देखिए, यही आपका पॉइंट पकड़ना है। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से कार्य करता है या किसी अबोध व्यक्ति से कोई कार्य करवाता है यानी कि अपराध करवाता है, इंग्लिश विधि उसे फर्स्ट कैटेगरी का अपराधी मानती है। अब एक उदाहरण, दो उदाहरण यहाँ देखना पड़ेगा। ए बी पर स्वयं गोली अपने हाथ से चलाता है तो एक किस कैटेगरी का इंग्लैंड में अपराधी है? प्रथम श्रेणी का। फिर दूसरा नियम देखिए, ए एक व्यक्ति है जो 6 वर्षीय बालक से बी को जहर दिलवाता है। तो बताइए, ए ने स्वयं अपने हाथों से तो कार्य नहीं किया, लेकिन किससे कार्य करवाया है?
किसी इनोसेंस से, नासमझ से या निर्दोष से या अबोध से जिसको समझ ही नहीं है। यानी कि अगर ये दे दे कि ए एक पागल से कार्य करवाया, एक नशे वाले से कार्य करवाया, एक बालक से कार्य करवाया, तो जिससे कार्य ए करवा रहा है वह कैसे व्यक्ति हैं? अबोध व्यक्ति हैं। तो इंग्लैंड में ऐसे व्यक्ति को, यानी कि ए को, कार्य करवाने वाले को किस कैटेगरी में रखा गया है? फर्स्ट। फिर एक बार दिमाग में स्थिर बैठाइए भाई, ऐसा क्वेश्चन गलत ज़्यादा होता है और आपका किताबों में भी पढ़ेंगे तो उलझाऊ सब शब्द लिखा है, एकदम सीधे सीधे बताया जा रहा है। फर्स्ट कैटेगरी का ऑफेंडर वह माना जाएगा जो स्वयं अपने हाथों से अपराध करता है या किसी अबोध व्यक्ति से अपराध करवाता है। और अन्य जितने भी व्यक्ति हैं वह सेकंड कैटेगरी के ऑफेंडर माने जाएंगे, द्वितीय श्रेणी के अपराधी माने जाएंगे। यानी कि जो अपराध में सहायता करते हैं, जो अपराध करने के लिए क्या करते हैं? एबेट करते हैं, दुष्प्रेरित करते हैं, जो अपराध करने के बाद अपराधी को हार्बर देते हैं। इंग्लैंड में ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? सेकंड। तो अगला क्वेश्चन ये बना कि इंग्लैंड में दुष्प्रेरक को किस कोर्ट का अपराधी माना गया है? प्रथम कोर्ट का अपराधी की द्वितीय कोर्ट का? तो प्रथम कोर्ट का नहीं माना गया है। किस कोर्ट में, किस कैटेगरी में रखा गया है? सेकंड। क्योंकि जो लोग दुष्प्रेरित करते हैं या जो लोग सहायता करते हैं उनको फर्स्ट कैटेगरी में इंग्लैंड में न रखकर किस में रखा गया है? सेकंड। लेकिन भारत में दुष्प्रेरक फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, सेकंड में वह व्यक्ति लोग आते हैं जो अपराध करने के बाद अपराधी को क्या करते हैं? हार्बर देते हैं। तो अंतर है भारत इंग्लैंड में। भारत में ऐसे व्यक्ति फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इंग्लैंड में भारत में ऐसे व्यक्ति आपका फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इंग्लैंड में किस कैटेगरी में? सेकंड। भाई सतर्क रहना है, फिर हम एक बार बता रहे हैं, थोड़ा कठिन जरूर है। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, थोड़ा कठिन है। इंग्लैंड में अपराधी को दो वर्गों में बांटा गया है, एक फर्स्ट कैटेगरी का अपराधी और दूसरा सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो स्वयं अपराध करते हैं या किसी इनोसेंस से अपराध करवाते हैं। और सेकंड कैटेगरी में इसके अलावा जितने बच जाएंगे, चाहे वह सहायता करते हों, चाहे अपराधी को संश्रय देते हों या दुष्प्रेरित करते हों अपराधी को, ये सभी किस में आएंगे? इंग्लैंड में सेकंड कैटेगरी में। तो इंग्लैंड में दुष्प्रेरक किस कैटेगरी में आएगा? सेकंड। लेकिन भारत में अब देखिए, भारत में जो स्वयं अपराध करता है वो भी प्रथम श्रेणी में, जो अपराध में भाग लेता है वो भी प्रथम श्रेणी में, जो अपराध को दुष्प्रेरित करता है वो भी प्रथम श्रेणी में। तो द्वितीय श्रेणी में कौन आते हैं? जो अपराध करने के बाद सामान्यतः अपराधी को दंड से बचाने के लिए सहायता करते हैं कि ये पकड़ा न जाए, दंड न मिले। यानी कि जो हार्बर देते हैं, हार्बर का मतलब हुआ जो आश्रय या संश्रय देते हैं। इसको लिखिए भाई, लिखिए इसको अलग से। इंग्लैंड में, इंग्लैंड में अपराधी को दो वर्गों में बांटा गया है। इंग्लैंड में अपराधी को दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखिए, प्रथम श्रेणी का अपराधी।
या प्रथम कोटि भी कहा जाता है, कैटेगरी, प्रथम कोटि या श्रेणी, एक ही कोई शब्द लिखिएगा। प्रथम श्रेणी का अपराधी, इसी में लिख लीजिए एक लाइन। इसमें वे व्यक्ति आते हैं, प्रथम में लिखिएगा, इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो स्वयं अपराध करते हैं या अबोध अभिकर्ता द्वारा करवाते हैं। लिखते समय लीगल भाषा का यूज किया जाएगा। या जो अबोध अभिकर्ता द्वारा, इनोसेंस एजेंट, अबोध अभिकर्ता द्वारा करवाते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी में आगे लिखिए। अगला, द्वितीय श्रेणी का अपराधी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। द्वितीय श्रेणी का अपराधी वह होता है जो अपराध करने में सहायता करता है एवं दुष्प्रेरण करता है। जो अपराध करने में सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है। कम से कम याद रखिए, दुष्प्रेरक किस कैटेगरी में आएगा इंग्लैंड में, सेकंड। भारत में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। भारत में दुष्प्रेरक प्रथम कोटि का अपराधी माना गया है। भारत में दुष्प्रेरक प्रथम कोटि का अपराधी माना गया है। अब आइए दुष्प्रेरण के बारे में कुछ समस्याएं बनती हैं। अगला कंसेप्ट क्लियर करिए भाई। जो दुष्प्रेरक होता है, यानी कि जो दुष्प्रेरित किया है लोगों को, जो दुष्प्रेरक होता है, एबेटर होता है, जो उसकी लाइबिलिटी होती है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, वह आपका सामान्यतः बदलती नहीं है और दुष्प्रेरक दुष्प्रेरक के रूप में ही उत्तरदायी होता है, भले कार्य संपन्न हो या न हो। आइए दो तीन उदाहरण देखिए। आपका पहला उदाहरण, ए बी को उकसाता है कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो, और बी हत्या करने से इनकार करता है, तो ए का दायित्व बताइए। अब ये हमेशा दुष्प्रेरक के रूप में ही दंडनीय होगा और एक किस अपराध के लिए दंडनीय होगा, मर्डर टू एबेटमेंट, यानी कि हत्या, एबेटमेंट टू मर्डर, यानी कि हत्या के दुष्प्रेरण। भाई फिर याद रखिए, ये किस अपराध के लिए दोषी होगा, हत्या के दुष्प्रेरण। अब आप कहेंगे कि बी ने तो हत्या करने से इनकार कर दिया, तो पहला ही पॉइंट बताया गया कि तीन अपराध अपरिपक्व हैं, चाहे कार्य न भी हो तब भी व्यक्ति दंड का क्या होगा। तो कौन कौन अपराध बताए गए थे शुरुआती दौर में? तीन। एक दुष्प्रेरण, दूसरा कौन, प्रयत्न, और तीसरा कौन, आपका षड्यंत्र। तो फिर एक बात, एक का लाइबिलिटी नहीं बदल रही है, एक इस अपराध के लिए दोषी होगा, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। दूसरा देखिए, ए बी को उकसाता है कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो। बी जाता है, सी की हत्या तो नहीं करता, लेकिन ग्रीवियस हर्ट कर देता है, घोर उपहत कर देता है, हाथ पैर तोड़ देता है। तो अभी ए का दायित्व बताइए, एक किसके लिए जिम्मेदार होगा? घोर उपहत के लिए, घोर उपहत के दुष्प्रेरण के लिए, कि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए? तो दायित्व बदलिएगा ना। एक इसके लिए दंडित होगा, हत्या के दुष्प्रेरण। तीसरा देखिए आपका, ए बी को उकसाता है कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो,
और भी इस उकसाहट में सी की हत्या कर देता है, ए का दायित्व बताइए। तो फिर वही दायित्व आ गया, हत्या का दुष्प्रेरण। यानी कि ए किसके लिए लायबिल होगा, तो हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। अब दिमाग में आपको ये बैठाना है कि भाई पहले में तो कार्य करने से ही व्यक्ति इनकार कर दिया, दूसरे में कार्य हुआ लेकिन मने पूर्ण नहीं हुआ, और तीसरे में जाकर पूर्ण होता है। तो एक को जो सजा में, ये पहला लाइन, एक की लाइबिलिटी या दायित्व कभी बदलता नहीं सामान्यतः। ये हमेशा हत्या के दुष्प्रेरण के लिए ही दोषी होगा, लेकिन जो दंड की मात्रा होगी पहले वाले उदाहरण में थोड़ा कम होगी, दूसरे वाले उदाहरण में थोड़ा दंड क्या हो जाएगा, ज्यादा। और तीसरे वाले उदाहरण में एक को कौन सा दंड दिया जाएगा, जो मर्डर के लिए है, यानी कि तीसरे वाले में ज्यादा होगा। लेकिन यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, सामान्यतः दुष्प्रेरक का दायित्व चेंज नहीं होता, लेकिन ये लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। एक धारा है जिसमें दुष्प्रेरक का दायित्व चेंज होता है, और वह सेक्शन है 114 114, जहाँ की वह हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं होगा, डायरेक्ट हत्या के लिए दोषी होगा। लेकिन कब, जब दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित हो। यानी किसका मतलब देखिए, उदाहरण से ए बी को उकसा रहा है कि हे बी, तुम सी की हत्या कर दो। और जब बी सी की हत्या जिस स्थान पर कर रहा है उसके आसपास कौन जाकर छुपकर देख रहा है, ए। यानी कि ए दुष्प्रेरित भी किया और घटना स्थल पर शारीरिक रूप से क्या है, उपस्थित। तो ऐसी दशा में ये कल्पना कर ली जाएगी कि ए ने डायरेक्ट मर्डर किया है, अब दुष्प्रेरक के रूप में नहीं, ए का दायित्व स्वयं अपराधकर्ता के रूप में मान लिया जाएगा, और ए का दायित्व अब बदलेगा। अब दुष्प्रेरक न लगा दीजिए आगे, अब डायरेक्ट ये किसके लिए जिम्मेदार होगा, मर्डर के लिए, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए कि हत्या के लिए। हाँ, दुष्प्रेरण शब्द हटा दीजिएगा, लेकिन कब, जब एक घटना स्थल पर क्या हो। तो भाई समय भी हो गया है आपका, कल और लेक्चर चलाया जाएगा आईपीसी का। अभी भूमिका देखिए पूरा भी नहीं हो पाई, अभी 2-3 कंसेप्ट और बचे रह गए, क्योंकि अभी पत्र द्वारा दुष्प्रेरण कराना है और 2-3 और नियम, तब सेक्शन शुरू हो पाएगा। जब तक सभी नियम चल नहीं जाएंगे तब तक सेक्शन शुरू नहीं होगा। तो अभी सीआरपीसी भाई लिखवाया जाएगा आज और कल 2 दिन, उसके बाद सोमवार से सीआरपीसी का लेक्चर चले।